हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। संघ को अनरजिस्टर्ड वाले बयान पर सीएम योगी की अखिलेश को नसीहत। बोले अखिलेश यादव को संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, सुबह जगने की होगी आदत। अखिलेश यादव के आरोप पर यूपी के सीईओ नवदीप रेणवा का पलटवार। कोई अज्ञात नहीं भर रहा फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरने वाली की जानकारी हर स्तर पर मौजूद। कांग्रेस नेताओं ने यूपी विधानसभा का किया घेराव। मनरेगा समेत कई मुद्दों पर किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई घायल। यूपी में कल से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन। राज्य मंत्री गुलाब देवी बोली पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई। चंदौली में कुएं में गिरने से 2 बच्चों की मौत। गोलाबाद जंगल में पानी पीते समय हुआ हादसा। बहनों की चीख से जुटे ग्रामीणों ने निकाले शव। और बाराबंकी में 7वीं की छात्रा संग टीचर की बेरहमी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में स्कूल के कमरे में बंद कर की पिटाई। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहम खबर बाराबंकी से, जहां हिंदू किशोरियों युवतियों के धर्मांतरण से वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने गिरफ्तार आरोपी वकील का तोड़ा बस्ता। गंभीर आरोपों में गिरफ्तार युवक भाई के साथ करता था वकालत। आरोपी कमर हयात इदरीसी भाई जफर हयात के साथ करता था वकीली। रजिस्ट्री ऑफिस में अपने मुवक्किलों की करता था पैरोकारी। आपको बता दें, आक्रोशित अधिवक्ताओं ने दोनों भाइयों के चैम्बर में तोड़फोड़ की है। चैम्बर में आग लगाकर कचहरी में प्रवेश न करने देने की चेतावनी दी। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने दोनों भाइयों के चैम्बर में तोड़फोड़ की है। इस वक्त की अहम खबर आपको बाराबंकी से दिखा रहे। चैम्बर में आग लगाकर कचहरी में प्रवेश न देने की चेतावनी भी दी गई है। तो बाराबंकी से अहम खबर, हिंदू किशोरियों युवतियों के धर्मांतरण से वकीलों में आक्रोश। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने गिरफ्तार आरोपी वकील का तोड़ा बस्ता। गंभीर आरोपों में गिरफ्तार युवक भाई के साथ करता था वकालत। आरोपी कमर हयात इदरीसी भाई जाफर हयात के साथ करता था वकालत। आरोपी कमर हयात इदरीसी को गिरफ्तार किया गया है। रजिस्ट्री ऑफिस में अपने मुवक्किलों की करता था पैरोकारी। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने दोनों भाइयों के चैम्बर में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। चैम्बर में आग लगाकर कचहरी में प्रवेश न देने की चेतावनी भी दी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अहम खबर, राशिद हत्याकांड को लेकर एसपी से मिले परिजन। एसपी कार्यालय पहुंचकर परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। परिजनों ने पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल। मामूली टक्कर के बाद पीट कर हत्या की गई थी। आपको बता दें, मृतक सिविल जज जूनियर डिवीजन का था पेशकार। पुलिस 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन परेशान है। डिडोली कोतवाली क्षेत्र का है यह हत्या का पूरा मामला। मामला यह है कि ये मामला 11 जनवरी का है। हमारे बहनोई साहब थे, ये मुरादाबाद जा रहे थे, तो एक छोटा सा एक्सीडेंट के पीछे उन लोगों ने 7-8 लोगों ने घेर के उनको मार दिया था। तो पुलिस की कार्रवाई 2 दिन तक बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। उसके बाद से जो मुलजिम हैं उनको लगातार उनके खिलाफ ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। हम बहुत बार एसपी साहब से भी मिल चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो यही बोलते आए कि 2 दिन का आश्वासन, 2-4 दिन का आश्वासन, कोई गिरफ्तारी नहीं होती उनकी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी राज्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने के न्यूज के साथ खास बातचीत की और एसआईआर पर अपनी बात रखी। नवदीप रेणवा ने कहा कि 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। जिन अधिकारियों की ट्रेनिंग पहले नहीं हो पाई थी उन्हें आज बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण में 6 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और 55 यारों को शामिल किया गया है। और क्या कुछ कहा नवदीप रेणवा ने, सुनाते हैं आपको।
देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले आपसे जानते हैं आज की कार्यशाला को लेकर के क्या क्या है, जो लोग छूट गए थे उनके लिए ये कार्यशाला रखी गई। जी, हमारे आज 61 ऐसे अधिकारियों की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनको जब पहले हमने SIR से पहले ये सेशन किया था एक दिन का ट्रेनिंग का, वो लोग बाद में पोस्ट हुए तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी। तो अब ये महसूस किया गया कि इस समय हम उनको ट्रेनिंग करा दें तो हमारा काम और बेहतर होगा जहाँ जहाँ वो लोग तैनात हैं उन विधानसभाओं में, उन ज़िलों में। और इसमें हम जो संविधान के प्रावधान, अधिनियम के प्रावधान, नियमावली, मैनुअल, ये सब बता रहे हैं। ERO नेट की जिस पे ये सॉफ्टवेयर पे हमारा सारा वोटर लिस्ट बनती है उसको कैसे अच्छे से प्रभावी ढंग से यूज़ करना ये बता रहे हैं। BLO ऐप जिस पे सारा BLO का काम होता है वो अच्छे से समझा रहे हैं। और जो अभी हम नोटिस का चरण चल रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले मतदाताओं को जो नोटिस जा रहे हैं उसमें क्या क्या कागज़ लेने हैं, कैसे उसकी सुनवाई तीव्र गति से करनी है ये बता रहे हैं। और जनता की शिकायतें गुणवत्तापूर्वक ढंग से त्वरित गति से निस्तारित की जा सके इसलिए नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल की शिकायतों को कैसे अच्छे ढंग से हम जल्दी से निस्तारित करें, कैसे बुक अ कॉल विद BLO पे लोग अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं BLO को कॉल बैक करने के लिए, वो 48 घंटे के अंदर ही कॉल कर ले, पेंडेंसी ना हो। और 1950 हेल्पलाइन को कैसे प्रभावी ढंग से हम यूज़ करें, पब्लिक को बताएं और उसकी शिकायतों को निस्तारण करें, ये भी बता रहे हैं। और अंत में एक परीक्षा उनकी शाम को ले रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्षी दल फॉर्म 7 को लेकर के लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं फॉर्म 7 के माध्यम से। देखिए, पहले तो फॉर्म 7 कोई अनाम नहीं भर सकता, रजिस्टर्ड इलेक्टर ही फॉर्म 7 भर सकता है, अपना नाम लिखना पड़ेगा उसको। और फॉर्म 7 कोई गुपचुप ढंग से नहीं है। हम हर रोज़ किसी भी विधानसभा में किसी भी बूथ में जितने भी फॉर्म्स आते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं जिसको हम फॉर्म 10 बोलते हैं। वो रोज़ाना न केवल ERO के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होता है बल्कि ज़िला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे देखा जा सकता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे देखा जा सकता है। और फॉर्म 7 भरने जिस व्यक्ति के खिलाफ भरा गया है उसे नोटिस दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि आपके खिलाफ किसी ने आपत्ति की है। तो अगर गलत फॉर्म 7 कोई भर भी दे तो ये मतलब नहीं है नाम कट जाएगा, बड़ा मुश्किल है नाम काटना, उसमें इंक्वायरी है, निर्णय लेना है कि ERO को। तो इसमें हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि एक तो हमने अपने अधिकारियों को बोला कि आप बल्क में मत लें फॉर्म, और दूसरा कहा है कि पूरी प्रक्रिया जो एक नियमानुसार प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करें जिससे सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम कोई कटवा ना सके। देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए SIR को लेकर के सभी अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं पर विपक्षी दलों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं फॉर्म 7 के माध्यम से वोट कटने के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ये निराधार है। कैमरामैन आलोक के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के मार्गदर्शन में शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा अवधि के दौरान इस कंट्रोल रूम के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा विभाग मंत्री गुलाब देवी ने किया। यह कदम परीक्षा संचालन में पारदर्शिता और व्यवस्थित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। जैसी व्यवस्था पहले थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। पहले भी किसी भी प्रकार से कहीं कोई नकल का मामला सामने नहीं आया। तनाव मुक्त परीक्षा हुई, नकल विहीन परीक्षा हुई। इस बार भी सब परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से होंगी, क्योंकि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसकी निष्ठा, उसकी कर्तव्यपरायणता, हमारे जो शिक्षक विभाग है, जो प्रधानाचार्य हैं और जो अधिकारी हमारे नियुक्त किए गए हैं, सबकी कर्तव्यपरायणता के आधार पर ये परीक्षा हमारी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी, ऐसा हमें भरोसा है। मैम, पेपर लीक को लेकर क्या कुछ तैयारी, अगर कोई पर्चा लीक होता है तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? लीक होगा ही नहीं, तैयारी हमारी पूरी है, इसीलिए लीक होगा नहीं। होगा कैसे, होगा ही नहीं।
सजा का क्या प्रावधान है, क्या सजा होगी, क्या सजा हो सकती है, जुर्माना की? उसके कार्यों के आधार पर जो पहले सजा निर्धारित थी वही है, उस पर NSA भी लगेगा, 1 करोड़ का जुर्माना भी पड़ेगा, जेल तो जाएगा ही। हम बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं कल से गाजीपुर में शुरू हो रही हैं। प्रशासन ने 196 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की है। 29 केंद्र अति संवेदनशील और 62 संवेदनशील हैं, घोषित किए गए हैं। हाई स्कूल में 66,498 और इंटरमीडिएट में 70,958 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर लाइव CCTV निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 8 सचल दस्ते तैनात रहेंगे। ADM दिनेश कुमार ने नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। यूपी बोर्ड की कल से संपन्न होने वाली परीक्षा की हम लोगों ने पूरी तैयारी कर लिया है। जनपद में कुल 196 केंद्र हमारे हैं, जिसमें 29 अति संवेदनशील और 62 संवेदनशील है, जो अच्छी खासी संख्या है। इसे हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था किया है। लाइव हमारे यहाँ पे 25 कंप्यूटर सेट लगे हैं, जिसपे प्रत्येक कंप्यूटर पे 8-8 केंद्रों का जो है लाइव हमें उसका मिलता रहेगा, जिसमें हमारे कर्मचारी देखते रहेंगे। कहीं भी कोई अगर विपरीत चीज़ें आती हैं तो तत्काल हम यहाँ से कंट्रोल रूम से उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। इसमें हाई स्कूल में कुल 66,498 बच्चों को बैठना है और इंटरमीडिएट में जो हमारे परीक्षार्थी हैं 70,958 है। इसे तो हम लोगों ने स्टेटिक मजिस्ट्रेट जो है 196 प्रत्येक सेंटरों पर लगाया हुआ है। 12 जोन में बटे हुए हमारे हैं और जिसपे जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 32 सेक्टरों में बांटा गया है और 8 सचल दल भी स्थापना की गई है और जो उच्चाधिकारी हैं वो लोग भी भ्रमणशील रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त ने बताया कि शासनादेश और शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। DIOS ने जानकारी दी है कि जनपद में कुल 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा के बीच सुरक्षित ढंग से पहुंचा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। परीक्षा संचालन के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी कर दी गई है। आपको बता दें कि जनपद की 6 तहसीलों के अनुसार 6 जोनल मजिस्ट्रेट और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी 122 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक को परीक्षा का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वह केंद्र व्यवस्थापक भी नियुक्त किए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों के संबंध में DIOS ने बताया कि जनपद में कुल 7 परीक्षा केंद्र संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किए गए। इसकी सूची संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में कोई भी अति संवेदनशील केंद्र नहीं है। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर के जनपद में हमारी शासनादेश और जो भी शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार पूरी तैयारियां हैं। हमारे 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 122 परीक्षा केंद्र में जो भी पेपर्स हमारे पास आए थे, हमने कल तक सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के बीच में पेपर पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्त करवा दी गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्त करवा दी गई है, जोनल मजिस्ट्रेट की, जिसमें 6 जोनल मजिस्ट्रेट हमारे तहसीलवार हैं 6 तहसील में और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और जितने हमारे 122 केंद्र हैं सभी 122 केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अमेठी से, जहां बोर्ड परीक्षा 2026 को नकल विहीन, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अमेठी के DM संजय चौहान और SP आपको बता दें सरवणन T की अध्यक्षता में जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 85 परीक्षा केंद्रों की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। जनपद में 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली बोर्ड परीक्षा में 48,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। संवेदनशील दिनों में विशेष निगरानी होगी। संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी होगी।
अब बात अगली खबर की प्रयागराज से अहम खबर, जहां थाना कैंट व एसओजी नगर की संयुक्त टीम ने ज्वेलर्स शॉप में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। कब्जे से चोरी की कुल 450 ग्राम पीली धातु व 1.8 किलो सफेद धातु व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। आपको बता दें कि वादी ने सूचना दी है कि अज्ञात चोरों ने उनकी सोने चांदी की दुकान का शटर उखाड़कर दुकान में रखी पीली धातु और सफेद धातु के आभूषण चोरी कर लिए हैं। सूचना पर थाना कैंट पुलिस व अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल का निर्देशन किया तथा निरीक्षण किया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त चोरी करने के पूर्व घरों व ज्वेलरी की दुकानों की अच्छी तरह से रेकी करते थे। अगली खबर देवरिया से है, जहां खिलाड़ियों के लिए बेहद खुश करने वाली ये खबर है, जहां ओएनजीसी और एसएसआईटी के बीच हुए अहम समझौते के तहत यहां दुनिया का पहला विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त ओलंपिक तीरंदाजी हॉस्टल का निर्माण होगा। समझौते के तहत जिले की रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के कन्हौली गांव को निर्माण स्थल के तौर पर चयनित किया गया है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संस्थापक अध्यक्ष एवं निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि ये हॉस्टल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां आवासीय छात्रावास, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, हाई परफॉर्मिंग ट्रेनिंग सिस्टम तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तीरंदाजी प्रशिक्षण मैदान उपलब्ध रहेगा। ये पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले 10 सालों में जब यहीं के बच्चे हम लोग का मानना है कि जब उनको अच्छी पढ़ाई और अच्छा खेल मिलेगा, तो ये जो हमारे पास 250 बच्चे, जो 280 बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो 280 बच्चे में से 150 बच्चे हमारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के हैं। SC, ST, OBC, ट्राइबल्स वो हैं। ये बच्चे जब वो अपना 10th पास करेंगे और एक नेशनल में पदक जीतेंगे, तो हर घर में एक, चाहे सिपाही होगा, चाहे वो रेल का कर्मचारी होगा, चाहे बैंक में काम करते हुआ होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा। तो वो अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन आने वाले 10 सालों में वो परिवर्तन दिखेगा, जब वहीं के बच्चे हर एक घर में एक कोई नौकरी पेशा वाला जब होगा, तो इकोनॉमी बदलना शुरू हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मैं पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे DM साहब का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां किसान नेता राकेश टिकैत का संगठन कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर माला पहनाकर स्वागत किया। उनके स्वागत में फूलों से सजा ट्रैक्टर भी दिया गया है, जिससे राकेश खुद चलाते हुए सूरतगंज रोड स्थित दादनपुर चौराहे तक पहुंचे। राकेश टिकैत के इस काफिले में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे किसानों ने पहुंचकर हुंकार रैली निकाली। कार्यक्रम स्थल पर राकेश टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रेड डील किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि डिक्लेरेशन है जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से मिले लाभ किसानों तक सही तरीके से पहुंचे या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखो, बजट में तो कुछ है नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ दिया है तो उसकी मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए। क्या दिल्ली से चल के जो बजट दिया है वो गांव तक जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। टिकैत जी, बीते दिनों किसानों पर गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ है। हाँ, गाजियाबाद में हो गया, उसमें वार्ता चल रही, और जिस चीज के लिए लाठीचार्ज हुआ, जो उनके उद्देश्य है, प्रशासन नहीं होगा तो प्लांट वहां से हटेगा। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उन्नाव से है, जहां आज पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज किरण एस निरीक्षण करने पुलिस लाइन पहुंचे। जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर पुलिस उच्चाधिकारी का स्वागत करते हुए जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति से भी अवगत कराया। इसके बाद विभागीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, महिला अपराध, संगठित अपराध और शांति व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई है। समीक्षा बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद्र, क्षेत्राधिकारी शफीपुर सोनम सिंह तथा प्रशिक्षु IPS संचित वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान IG किरण एस ने अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और संगठित अपराध पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए गए। IG ने थानावार अपराध समीक्षा कर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया।
देखिए वार्षिक निरीक्षण एक पुलिस की एक प्रक्रिया है, इसी के लिए उन्नाव आया था। पहले सबसे पहले पुलिस लाइन, उसका आवासीय परिसर, आर्मरी और अन्य शाखाएं का निरीक्षण किया गया। तदुपरांत गेस्टेड ऑफिसर्स की गोष्ठी और SHOs के साथ ऑनलाइन मीटिंग किया गया। SHO साहबानों को मोटा मोटा तौर पर ये बताया गया कि लंबित विवेचनाओं की निस्तारण करें और जो वांछित अपराधी हैं, जो काफ़ी मात्रा में पाए गए कि जो वांछित है और अरेस्ट नहीं हुआ है, इनके ऊपर कार्रवाई करें और नॉन अवेलेबल वारंट्स जो कोर्ट से आए हुए हैं इनके एग्जीक्यूशन करें। ये आजकल ये एक्ट का क्रियान्वयन हो रहा है, तो उसके संबंध में काफ़ी सूचनाएं DGP पुलिस मुख्यालय स्तर से करने के लिए बताया जाता है और सूचनाएं मांगी जाती है, इसको समय से उपलब्ध कराएं। अगली खबर कानपुर से है, जहां जिलाधिकारी ने उत्तरी पूरा मंडी समिति में अचानक छापा मारा है। इस दौरान अचानक छापेमारी से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लंबे समय से मंडी समिति में दलालों के माध्यम से खरीद हो रही थी। कई किसानों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि सिर्फ मिलर्स की ही खरीद हो रही है, जिसके चलते SMI नीरज मिश्रा पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। आप कुछ भी बना लीजिए कानपुर में बैठ के, यहाँ तो उत्तरीपुरा में क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट। इनको निलंबित करके बताइए मुझे, मतलब हद हो गई। नहीं तो ये तो बहुत ही गंदे लोग, दिसंबर से ये दौड़ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के चकेलवा कुंडा भाटी के बेलवादाह डैम को ट्यूब से पार करते समय पति पत्नी और एक 4 साल की मासूम डैम में गिर गए। पति तो तैरकर किनारे पहुंच गया, पर 4 साल की मासूम बच्ची और महिला डूब गई। वहीं किनारे निकले पति के द्वारा मामले की सूचना किसी तरह डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 और स्थानीय पुलिस ने कल स्थानीय मछुआरों के सहारे दोनों की तलाश की। कोई पता इस दौरान कोई जानकारी सामने नहीं आई, जिसके बाद SDRF टीम ने सूचना दी। SDRF टीम को बुलाया गया। आज SDRF टीम वहां पहुंची और दोनों की तलाश शुरू की गई। 20 घंटे बीत जाने के बाद दोनों शव नदी से बरामद कर लिया गया। दोनों शवों को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। कल दिनांक 16/2/26 को बेलवादा के रहने वाले राहुल अपनी पत्नी उषा और अपनी भतीजी रिंकी के साथ नदी को पार कर रहे थे। फिसल जाने के कारण नदी में उनकी पत्नी उषा और रिंकी डूब गईं, जिनके शव को ढूंढने का प्रयास SDRF द्वारा तथा लोकल गोताखोरों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। आज दोनों शव बरामद हो गए हैं। आवश्यक अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर हम लोग उस पार से रोज आन जान था हम लोग का, और कल हम लोग आए शाम को करीब 6-6:30 बजे के लगभग आए। तीनों लोग ट्यूब पे बैठे। ट्यूब पे बैठने के बाद आए 10 मीटर अंदर, और बच्ची और बीवी दोनों फिसल गई। घटना ये हुई है सर, वो जो है ट्यूब से फिसल गए, वो जो है गिर गई। कैसे सर? उस पार से इस पार पाही है आने जाने में। अच्छा, हाँ। तो अब तक प्रशासन मौके पर पहुंची है? हाँ, मौके पर प्रशासन पहुंची है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया।